Okay, in last lecture we were discussing about the slopes. We just read कि जो slope होता है shear force diagram का that is equal to the loading intensity and the slope of bending moment diagram is equal to the shear force. ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमने। शेयर फोर्स डायग्राम तो हमने बना लिया पहले स्टैंडर्ड केस का। तो बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ जल्दी से। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मोमेंट होता है लोड्स के कारण। किसी भी सेक्शन पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, उसके लेफ्ट के लोड्स को कंसीडर करोगे या फिर उसके राइट के लोड्स को कंसीडर करोगे, उसका जो नेट मोमेंट आएगा उसे हम बेंडिंग मोमेंट कह देंगे सेक्शन पे। अभी निकाल के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट। मोमेंट हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ड्यू टू लोड्स, लोड के कारण, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, या तो सेक्शन के लेफ्ट में होंगे लोड्स या तो राइट में होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप दोनों साइड से जब काम करोगे, ठीक है, तो वो लोड की वैल्यू सेम ही आएगी और मोमेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। बट एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हाट इज दैट। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में जिसका हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया, इसी क्वेश्चन में हम इसको इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारा फिगर है। ये साथ में आपको ये स्टैंडर्ड केस याद भी रखना है कि जब लोड सेंटर में लगेगा, लोड इज डब्ल्यू एक्टिंग एट द सेंटर, यानी कि L/2, तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा तो मैं समझा चुका हूँ आपको। देखो लोड को देखते समझ आ जाएगा कि एक सिमेट्रिकल लोडेड बीम है और सिमेट्रिकल लोडेड बीम है तो जो लोड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा बराबर, और वो रिएक्शंस बन जाएंगी। इसी लोड को तो रिएक्शंस उठाएंगे ना आर ए और आर बी मिलकर, तो रिएक्शंस बराबर होंगी क्योंकि सिमेट्रिकल लोडेड बीम है। तो आर ए का वैल्यू कितना आएगा? W/2। आर बी का वैल्यू कितना आएगा? W/2। ठीक है। तो अभी मैं ये सीख चुका हूं कि इसका शेयर फोर्स कैसा बनेगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम मुझे देखते ही बन जानी चाहिए। सो दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ऑर्डिनेट कितना आएगा? W/2, 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 W/2। ठीक है। तो एक चीज आप देखना कि ये जो पॉइंट सी है वहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रही है, मतलब कि सी पॉइंट पे जहां पे अपना साइन चेंज करेगी वहीं बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है। ये चीज तो आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करती है। साइन चेंज किया उसने प्लस से नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है। बेंडिंग मोड सीखने से पहले मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि इस प्रॉब्लम में शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना है, शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना बना। तो आप देख सकते हैं शेयर फोर्स W/2, हर जगह W/2 है। ठीक है, हर जगह W/2 है। आप पॉइंट ए पे ले लो, तो पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे कितना है? W/2। पॉइंट बी पर कितना है? W/2। बी पे W/2 यहां दिख रहा है। यहां पर पॉइंट सी पर डिफाइन है प्लस और माइनस। ठीक है। लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट कितना है? प्लस W/2। जस्ट राइट कितना है? W/2। ठीक है। अब हम समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट तो हमने लिख लिया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना कहाँ कहाँ है, मुझे कहाँ कहाँ चाहिए। अगर इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, इस फिगर का, इस प्रॉब्लम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मुझे बनाना है तो मैं देखूंगा तीन पॉइंट। मेरे को यहाँ तीन पॉइंट दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक सी दिख रहा है। तो यही तीन पे निकाल लेंगे, उसको बना लेंगे, वो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना लिखूं मैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट ए? देखिए बेंडिंग मोमेंट जो ए पे होगा उसका वैल्यू होगा 0। उसका रीजन ये है कि जब भी हमारी सपोर्ट, एंड सपोर्ट, ये देखो ये बीम यहाँ एंड हो रही है ना, तो जब भी एंड सपोर्ट, हिंज या रोलर हो, मैं बीच में सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पैन के बीच में बात नहीं कर रहा हूँ, एंड पे बात कर रहा हूँ। एंड पे जब भी हिंज हो या रोलर हो तो बेंडिंग मोमेंट वहां पे 0 होता है। तो ए पे 0 है तो बी पर भी कितना है? क्योंकि बी पर रोलर है, बी पर भी 0 है। तो ये तो आसान हो गया, काफी आसान है। कहाँ 0 नहीं होगा? जब एंड पर फिक्स सपोर्ट होगा। तो इस केस में यहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा।
इज दिस क्लियर? क्योंकि इसके पास थर्ड रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होता है ना, ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ही होता है। जितना वैल्यू इसका होता है सपोर्ट पर इस रिएक्शन का, उतना ही बेंडिंग मोमेंट होता है। मतलब अगर ये रिएक्शन एम ए है, ये एंड ए है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए किसके बराबर हो जाएगा? एम ए के बराबर। इज दिस क्लियर? अब क्योंकि हिंज के पास ये चीज नहीं है, रोलर के पास भी ये चीज नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है? 0। ये चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम सी पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी, और वहीं पर मैक्सिमम होगा क्योंकि अभी डिस्कस किया, क्योंकि वहां पे साइन चेंज हो रहा है, और वो कितना होगा? अब देखो सी पर हमने कहा बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि किसी भी सेक्शन में निकालना। अब यहाँ पे सेक्शन सी है, सेक्शन सी है यहाँ पर। अब सी के लेफ्ट से काम करना है या तो राइट से काम करना है। अगर मैं सी के लेफ्ट पे देखूं तो सिर्फ एक ही लोड अवेलेबल है। वो कौन सा लोड है? वो रिएक्शन की फॉर्म में है लोड। रिएक्शन को भी हम लोड कह सकते हैं, ठीक है, वो भी तो पॉइंट लोड की फॉर्म में ही है। देखो, तो आर अवेलेबल है, सी पर डब्ल्यू अवेलेबल है, पर डब्ल्यू के कारण मोमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू का पॉइंट सी से कोई डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए सी पर डब्ल्यू के कारण मोमेंट कितना हो गया? 0। अब लेफ्ट में क्या सिर्फ आर ए बचा, तो अगर मैं यहां से लिख लूं बेंडिंग मोमेंट एट सी फ्रॉम लेफ्ट, तो सिर्फ आर ए बचा है, आर ए प्रेजेंट है, तो आर ए का डिस्टेंस कितना है सी तक का? L/2, ठीक है, ये डिस्टेंस L/2 है। अब आपने साइन पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना, वो आपका कॉन्सेप्ट आता है इसके साइन कन्वेंशंस का, जिसको हम बोलते हैं हॉगिंग और सैगिंग। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं कि हॉगिंग और सैगिंग क्या होता है। माने कि ये आपका बीम है और इस तरह का आपके ये मोमेंट लग रहे हैं बीम पर। देखो, ये मोमेंट है, एक ये बीम है, उसमें मोमेंट है। फर्क क्या है? फर्क ये जो कि लेफ्ट वाला बीम है, इसके लेफ्ट एंड पे क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज, और राइट पर एंटी क्लॉकवाइज। राइट वाली फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। देखो, अब ये जो लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज और राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज, देखिए बीम को इस तरह से अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसी शेप को हम क्या कहते हैं? सेक्ट। और जब ये वाले देखिए, ये वाले जो मोमेंट है वो क्या बीम को इस तरह से हॉक करवाएंगे, बीम को हॉक करवाएंगे, तो ये बीम को कह देंगे हॉगिंग। तो हॉगिंग को नेगेटिव लिया जाता है, सैगिंग को पॉजिटिव लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंट है इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। लेफ्ट क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, यही सुना आपने आज तक। लेफ्ट क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, राइट क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर आप इधर फिगर में देखें, यहाँ पर आर ए इंटू L/2, तो आर ए की देखो हेड कहाँ है? ऊपर की तरफ, और इसको जाना सी है, तो सी पे कैसे जाएगा? तो ये बी, ये इस तरह से रोटेशनल सेंस बना रहा है, तो ये क्या है? लेफ्ट क्लॉकवाइज है। इज दिस क्लियर? तो क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज आ गया, तो ये आपका साइन क्या यूज हो जाएगा? पॉजिटिव। और तो कोई लोड नहीं सी के लेफ्ट में, बस यही वैल्यू। आर ए की वैल्यू कितनी है? W/2 इंटू L/2, वो क्या हो गया? WL/4। तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट सी लेफ्ट से। अगर राइट से भी कैलकुलेट करते, तो देखिए राइट से कैलकुलेट करते तो आप लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा सकते हो, ये मिट गया, ठीक है, ये मिट गया। अब मुझे बताएं कौन सा लोड बचा? एक लोड तो W है, इसके कारण मोमेंट क्या है? इसके कारण C पर मोमेंट 0 है, तो लोड कौन सा बचा? RB सिर्फ। तो आप लिखते बेंडिंग मोमेंट एट B फ्रॉम राइट, तो वो लिखते RB इंटू L/2। अगेन डायरेक्शन सेंस देखो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हमने क्या पढ़ा? लेफ्ट राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज क्या प्रोड्यूस करता है? देखो क्या प्रोड्यूस करता है? सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव। तो आरबी की वैल्यू भी तो उतना ही जितना आर ए का है, W/2 इंटू L/2, ये कितना हो गया? WL/4। तो वैल्यू सेम आएगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप लेफ्ट से काम करो चाहे आप राइट से काम करो। सिर्फ एक केस में सेम नहीं आएगा, एक लोडिंग केस में सेम नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब वो आएगा, इंट्रोड्यूस होगा तब बता दूंगा, ठीक है। वैसे दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। ये एक्सटर्नल मूवमेंट जहां पे हो, एक्सटर्नल कपल हो, उस केस में सेम नहीं आएगा। अगर ये नहीं दिख रहा तो आप लेफ्ट से काम करें राइट से काम करें, वैल्यू सेम ही आना है हर एक केस में। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम था इस तरह से।
ठीक है, ये था। दिस वैल्यू इज प्लस माइनस, और हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, अगेन स्पैन बना देंगे। बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना है 0, बी पे कितना है 0, और सी पे कितना है WL/4, वही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अब मुझे ये और ये कनेक्ट करना है। यहाँ किससे कनेक्ट हो रखा है, यहाँ कनेक्ट हो रखा है 0 डिग्री से। तो अभी के लिए आप ध्यान दे देंगे, अगर लोडिंग डायग्राम में 1 डिग्री प्लस कर दो तो वो शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री में आपने +1 किया तो क्या बन गया, क्या बन गया 1 डिग्री। 0+1 = 1 डिग्री। मतलब आपका श- आ, यहाँ पे शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप है। लोडिंग डायग्राम की तो यहाँ पीछे थी, वो तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगेन समराइज करूंगा आपके लिए, पर अभी के लिए देखो, अगर ये 0 डिग्री है तो +1 करके 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री आ गया। इसको भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ भी 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री आ गया। ठीक है, ये है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे दो चीजें समराइज करनी है। एक तो पहला केस, फर्स्ट स्टैंडर्ड केस, और दूसरा स्लोप्स के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो पहला पहला स्टैंडर्ड केस बना लेते हैं फिर से। अब आपको डायरेक्टली ये केस याद रहना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के केसेस। कुछ कुछ केसेस इस चैप्टर में वही केस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके डायरेक्टली अगर आपको रिजल्ट्स याद रहेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा पेपर में। और मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन तो यहाँ से एक दो ही बनना है, तो मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये लोड लगा W सेंटर में, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसी बनी, ऐसी। अब तो 10 बार बना दिए मैंने, याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, ऑर्डिनेट कितना बना, हर जगह सेम, W/2, 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 प्लस माइनस। ठीक है, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया हमने। यहाँ पर WL/4 है सेंटर में, और ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और बीच में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव है। मतलब बेंडिंग मोमेंट जो भी जनरेट हुए हैं पॉजिटिव, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट्स है। मतलब बीम जो हमारा है वो क्या है, उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो सैग होगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से इसको रिएक्शन मिलेगा, यहाँ से रिएक्शन मिलेगा, तो बीम सेटल कहाँ से करेगा, सेंटर से ही। सपोर्ट पे सेटल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन अवेलेबल है। जैसे ही रिएक्शन आगे आप जाओगे तो बीम में क्या, इस तरह का कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लू शेप बनाई है इसे मैं क्या कहता हूं, डिफ्लेक्टेड शेप। डिफ्लेक्टेड शेप या फिर इलास्टिक कर्व भी बोलते हैं इसे, या डिफॉर्म शेप भी बोलते हैं। बीम का डिफॉर्म शेप मतलब आफ्टर लोड एप्लीकेशन क्या शेप होगा बीम का। ठीक है, दैट इज द डिफ्लेक्टेड शेप। दिस इज द फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड केस। ठीक है, आपको सबको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड केस की हमने बड़ी काफी मतलब इंटेंसिव इसको पढ़ा है। ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब क्लियर हो जाए। कैसे हमने देखा 0 डिग्री से 1 डिग्री बना। ठीक है, अब वो ये जो है ये स्लोप 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर ए से लेके सी में स्लोप डिफाइन थी ही नहीं। तभी अगर डिफाइन ना हो लोडिंग में, तभी 0 डिग्री आएगी किसमें, शेयर फोर्स में, और 1 डिग्री आएगी बेंडिंग मोमेंट में। अगर यहाँ पे स्लोप डिफाइंड होती किसमें, लोडिंग डायग्राम में, मतलब अगर लोडिंग डायग्राम आपका यूडीएल होता, अगर लोडिंग डायग्राम का यूडीएल होता तो आपकी स्लोप डिफाइंड होती, कितनी स्लोप होती, 0 डिग्री। मैंने पहले बताया था कि यूडीएल जो होता है कैन बी कंपेयर टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लोड है तो रेक्टेंगल लोड का टॉप सरफेस क्या था, कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टेंगल लोड ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। अब इसका जब शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा तो उसमें क्या कर देना, +1, तो मतलब शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा 1 डिग्री में। फिर उसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री में। देखो 1 डिग्री आ गया आपका, ये आपका 1 डिग्री। तो जब भी 1 डिग्री देखेंगे तो आपको क्या देखेंगे,
डायग्राम में ट्राइंगल्स दिखेंगे, जब भी 0 डिग्री दिखेगा डायग्राम में क्या दिखेंगे आपको, रेक्टेंगल्स दिखेंगे। जब भी 2 डिग्री दिखेगा तो 2 डिग्री का मतलब होता है स्क्वायर पैराबोला, या स्क्वायर पैराबोला को क्वाड्रेटिक पैराबोला भी बोलते हैं यहाँ पर। स्क्वायर पैराबोला, पैराबोला या क्वाड्रेटिक पैराबोला, ये तीनों एक ही चीज है। इफ देर इज रिटन पैराबोला, अनटिल एंड अनलेस ये मेंशन हो कि वो क्यूबिक पैराबोला है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री, क्योंकि क्यूबिक का जो डिग्री है दैट इज 3 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लेट मी ड्रॉ अ टेबल। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जेके एसएसबी में, पहले भी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं आपको। ट्राई टू लर्न थिंग्स हियर। तो पहला टाइप ऑफ लोड जो हमारे पास वो क्या होगा, पॉइंट लोड। मतलब पॉइंट लोड कैसे दिखाते हैं, इस तरह से एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तभी से हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। तो मैंने बार बार यहाँ बोला है कि यहाँ पे इसकी स्लोप डिफाइंड नहीं है, तो जब स्लोप डिफाइंड नहीं है तो उसका शेयर फोर्स में क्या बनेगा, +1। ठीक है, शेयर फोर्स में क्या स्लोप बनेगी, +1। तो कितना हो जाएगा, अब देखो कुछ डिफाइंड नहीं है, उसमें +1 करना मतलब उसका 1 डिग्री एडवांस लेके जाना है, तो वो 0 डिग्री बन जाएगा। मेरी बात समझे आप लोग, अगर यहाँ 0 डिग्री होता, लाइक यहाँ पे यूडीएल होता, तो यूडीएल का स्लोप कितना है, 0 डिग्री। अब उसमें +1 करते तो 0 + 1 में 1 डिग्री बनता। आप समझ रहे, 0 डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की स्लोप 0 डिग्री होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बीम है, बीम पर लोडिंग लग रहा है पॉइंट लोड की फॉर्म में, बताओ शेयर फोर्स डायग्राम में आपको क्या दिखेगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम में मुझे रेक्टेंगल दिखेंगे। या फिर शेयर फोर्स डायग्राम की क्या स्लोप होगी, तो शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप होगी 0 डिग्री। तो अगर शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप 0 डिग्री है तो उसमें +1 कर दो, और तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। और 1 डिग्री मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या दिखता है आपको, 1 डिग्री में हमें 1 डिग्री इज लीनियर, तो लीनियर में हमें क्या दिखते हैं, ट्राइंगल दिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी केस में हमारे पास यूडीएल है, यूडीएल में 1 डिग्री में आपको क्या दिखेगा, शेयर फोर्स में आपको क्या दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा। और 1 डिग्री में +1 करेंगे तो कितना हो गया, 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या दिखेगा आपको, पैराबोला। 2 डिग्री पैराबोला हो गया। अब नेक्स्ट केस ऑफ लोडिंग लेते हैं, वो कौन सा आता है आपके पास, वो आता है यूवीएल। ये आपका आ गया यूवीएल, मतलब ट्रायंगुलर लोड। अब ट्रायंगुलर लोड है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री ही 1 है। तो शेयर फोर्स में क्या डिग्री बनेगा, 2 डिग्री, और बेंडिंग मोमेंट में क्या बनेगा, 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। आपको पैराबोलास दिखेंगे किसमें, शेयर फोर्स डायग्राम में, और क्यूबिक पैराबोला दिखेगा इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। इज दिस क्लियर, 3 डिग्री को हम बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। और अगर सिंपल पैराबोला लिखा है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर पैराबोला है। पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला एक ही चीज है। कई बुक्स में स्क्वायर पैराबोला की जगह क्वाड्रेटिक पैराबोला भी यूज किया, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चन आप वहां देख सकते हो, वहां क्वाड्रेटिक लिखा है इसे, तो वो 2 डिग्री ही है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट 1 डिग्री प्लस करना है तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। ओके, लेट मी शो यू वन क्वेश्चन ऑन दिस।
Okay. So this question was asked in CBT 2021. ठीक है, the question goes like this. A cantilever of length L carries a load whose intensity varies from 0 at free end to W per unit length at fixed end. The bending diagram will बी। इसमें बेंडिंग डायग्राम क्या बनेगा? तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपके पास एक कैंटिलीवर है जिसका लेंथ एल है, जिसमें लोड इंटेंसिटी 0 है फ्री एंड पे, और वो डब्ल्यू बन जाती है कहां पर जाके? फिक्स एंड। तो नेचुरली ये लोड कौन सा हो गया? आपका जीवीएल लोड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? पैराबोलिक कर्व, बी ऑप्शन इज क्यूबिक पैराबोला, सी इज स्ट्रेट लाइन पैराबोला, एंड डी इज एनओटी। कुछ और ऑप्शन है पर उसको मैं लिखूंगा नहीं, उसको एनओटी कर देता हूँ क्योंकि आंसर पहले तीन में ही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक कैंटिलीवर है, उसके फ्री एंड पे इंटेंसिटी 0 है, उसके फिक्स्ड एंड पे इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितना है? डब्ल्यू, और फ्री एंड पे कितना है? 0। वो ये हो गया आपका। देखो अब ये लोड का डिग्री क्या है? 1 डिग्री। देखो सिर्फ लोड का डिग्री देखना है हमें। बीम कैंटिलीवर है, ओवरहैंग है, कॉन्टिन्यूस है, कुछ भी है, सिंपली सपोर्टेड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ किस पे फोकस होना चाहिए देखना? सिर्फ आपने डिग्री देखना है। अगर डिग्री 1 डिग्री लोडिंग के अंदर है तो शेयर फोर्स में +1 कर दो, तो शेयर फोर्स में क्या डिग्री बनेगी? शेयर फोर्स डायग्राम में बनेगी 2 डिग्री, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या बनेगी? 3 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? द बेंडिंग डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डिग्री क्या होगा? तो 3 डिग्री होगा। आंसर इज क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, वापिस मैं बोलता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ लोड का डिग्री देखना है, आपको ये नहीं देखना कि बीम कौन सा है। ठीक है, बीम के डायमेंशन दे जाएं वो कंफ्यूज करने के लिए होंगे सिर्फ। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ 200 न्यूटन का लोड है, और ये स्पैन है 4 मीटर, ये स्पैन है 6 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन में अब लोड सेंटर में नहीं लग रहा है। अगर लोड सेंटर में नहीं लग रहा है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट कन्वेंशनल तरीके से अगर हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इस क्वेश्चन में रिएक्शंस पूछी गई हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आर ए और आर बी की रिएक्शंस हैं। ऑप्शन दे रखा है 8 और 80 और 120। ऑप्शन बी इज 120 एंड 80। ऑप्शन सी इज 60 एंड 100। ऑप्शन डी इज 160। निकालने का तरीका कन्वेंशनल तरीका जो मैंने आपको सिखाया है। पहला स्टेप क्या करते हैं? समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू सपोर्ट बी इक्वल टू 0। तो बी पर 0 लेनी है, तो लेफ्ट में कितने लोड्स हैं? एक आर ए है जो रिएक्शन निकालनी है, एक 200 है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर देंगे, आर ए। अब आर ए का डायरेक्शन सेंस कैसा है? देखो क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इंड्यूसेस द सैगिंग कर्वेचर। आर ए इंटू 10 माइनस 200 इंटू 6। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट आ गया कर्वेचर, इक्वल टू 0।
तो 10 टाइम्स आर ए इज इक्वल टू 200 इंटू 6। तो आर ए का वैल्यू क्या है, 20 इंटू 6 मतलब कि 120 किलो न्यूटन। तो यहीं पे आंसर निकल गया, आंसर इज दिस। आर ए 120 है, एक ही ऑप्शन है। अगर आपको दूसरा रिएक्शन भी निकालना है तो वो निकाल सकते हो दूसरी समीशन लगा के, दूसरा इक्वेशन लगा के स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, वो क्या है, आर ए और आर बी मिलकर के किसको रोकेंगे, जो लोड ऊपर से आ रहा है। तो ये लिख सकते हैं हम आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 200। तो आर बी कितना होएगा, 200 माइनस 120 इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली क्या इस चैप्टर में थोड़ी चीजें समझने वाली होती हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिनिमम जितना मैं आपको समझाना है उतना मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखें, जरूर समझ आ जाएगा। और कोशिश करेंगे हम 2 दिन के अंदर, आने वाले 2 दिनों में जितने भी लेक्चर आएंगे, 4-5 लेक्चर जितने भी आएंगे, 2-3 दिनों में हम लोग सोम को खत्म कर देंगे, ये हमारी कोशिश होगी। ठीक है, तो बी पेशेंट और बने नए लेक्चर्स के साथ, बहुत ज्यादा हेल्प आपको होगी, दैट्स फॉर श्योर। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली वी जस्ट कवर द फर्स्ट स्टैंडर्ड केस, और हमने क्वेश्चंस भी देख लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टैंडर्ड केस में। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वो तो भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से स्टैंडर्ड केस को आप लोग डील करोगे। आप उसकी डायरेक्टली जो है वैल्यूज को याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड केस में ये वाली जो है, ये वाली वैल्यूज यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आपको लोड दे देगा, लोड की कोई वैल्यू दे देगा, स्पैन की कोई वैल्यू दे देगा एल की, तो पूछेगा कि शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना है। ये क्वेश्चन बना हुआ जेकेएसएस में, मेरे को क्वेश्चन दिखता है तो मैं बता देता हूँ आपको। डब्ल्यू दे देगा, एल दे देगा और पूछेगा शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन बनना है, वहां पे वैल्यू गिवन थी। तो आपको पता है शेयर फोर्स का वैल्यू तो डब्ल्यू बाई 2 बनना है, कहीं पे भी बन रहा है तो डब्ल्यू बाई 2 ही बन रहा है। अगर बेंडिंग मोमेंट भी पूछ लेता है तो वो कितना, डब्ल्यू बाई 4 है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ही तो पुट करना है। लेट्स से इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको 4 किलो न्यूटन दे दूं लोड का वैल्यू, और एल का वैल्यू दे दूं 8 मीटर, तो क्या निकाल नहीं पाओगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकाल पाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किसके बराबर होता है, WL/4। तो W कितना हो गया 4, L कितना है 8, डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ गया 8 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से डायरेक्टली अगर रिजल्ट्स याद हैं तो जीवन काफी आसान है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड स्टैंडर्ड केस। उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लोप्स आपको बताना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोप्स हैं हमारे पास, जो हम स्लोप जितनी भी हम स्लोप्स देख रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है, तो पहला स्लोप जो है आपका, वो तो हमने वो तो देख लिया 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल की बजाय हम एक लीनियर स्लोप ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो 1 डिग्री है ना, ये एक्स के साथ, अगर मैं ऐसे देखूं, ये एक्स के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब एक्स के साथ ये स्लोप जो है वो बढ़ रही है, मतलब ये राइज कर रही है। मेरा मतलब इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रही है। तो ये स्लोप है राइज, राइज करते हैं, जो राइज करती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। मतलब ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव तो है, राइज तो कर रही है, और साथ में क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। dy/dx क्या रह रहा है इसका, dy/dx along द स्पैन क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इस स्लोप को हम पॉजिटिव एंड कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे अगली स्लोप क्या कर रही है, एक्स के साथ फॉल कर रही है। तो फॉल के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव। तो मतलब स्लोप क्या हो गई, ये स्लोप हो गई आपकी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ये समझ आया आप लोगों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, बहुत आसान है। एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है। ठीक है, अब मुझे बताएं स्लोप राइज कर रही है कि फॉल कर रही है। अगर पहली वाली स्लोप को देखें, ये भी राइज कर रही है।
देखो एक्स के साथ क्या कर रही है, राइज कर रही है, सेकंड वाली स्लोप भी क्या कर रही है, राइज कर रही है। बट अगर आप इसको, अब मैं बताऊं कांस्टेंट, अब कांस्टेंट तो नहीं है ना, देखो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो जीरो को अप्रोच कर रही है, यहाँ स्लोप इज अप्रोचिंग टू जीरो। यहाँ पे स्लोप कितनी थी इनिशियल पॉइंट पे, लगभग 90 डिग्री। तो मतलब स्लोप है तो राइजिंग बट डिक्रीज कर रही है, राइजिंग एंड डिक्रीज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, राइजिंग के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप ये होता है। अब मुझे उसी कॉन्सेप्ट में बताओ, ये स्लोप है तो पॉजिटिव क्योंकि राइज कर रहा है, बट यहाँ क्या है 0 डिग्री, और यहाँ किसको अप्रोच कर रही है ये 90 डिग्री को। तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, दिस स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इधर देखिए, इस स्लोप को क्या कहेंगे, ये दोनों स्लोप एक्स के साथ क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो है फॉल कर रही है तो नेगेटिव यूज होगा। अब नेगेटिव इंक्रीज है कि डिक्रीज है वो देखना है। यहाँ पे देखो अप्रोच है 0 डिग्री को, यहाँ अप्रोच है 90 डिग्री को। तो स्लोप क्या करी, एक्स के साथ इंक्रीज करी ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्योंकि फॉल कर रहा है एंड इंक्रीजेस। अगला वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। देखो यहाँ 90 है और यहाँ 0। ठीक है, तो ये सब स्लोप्स आपको ध्यान रखना है, इनके नोट्स बना लेना। और ये स्लोप आपको बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम कैसी बनेगी उसमें हेल्प करती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम किस तरह की बनेगी उसमें हेल्प करती है। एंड गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा ये जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमारी वीडियोस आपको सही में पसंद आ रही हैं, आपके काम आ रही हैं। और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी पे ये वीडियोस बनाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।